हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो तक अंत तक बने रहें। 2025 प्री बोर्ड विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि शाहगंज जौनपुर वाले क्षेत्रों में ये पेपर आया है। और जिन जिन का पेपर अभी प्री बोर्ड का हो रहा है और विज्ञान का होने वाला है वो इसे कृपया अंत तक ज़रूर देखें। और यही सेट आपके शाहगंज जौनपुर वाले में आया हुआ है ना, शाहगंज क्षेत्र में ये आया हुआ है। तो अच्छे से देखिए पूरे वीडियो का अंत तक सॉल्यूशन के साथ। ठीक, 824 BAR सेट है। तो आइए देखते हैं इसका पहला विकल्पी क्वेश्चन। पहला आपका MCQ क्वेश्चन है कि दो दर्पणों M1 तथा M2 की फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक है। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है? तो जो ऋणात्मक होगा वही हेडलाइट आपके वाहन के दर्पण में प्रयुक्त होगा। ठीक, अर्थात M2 वाला जो होगा वो ऋणात्मक होगा और M1 वाला जो होगा वो धनात्मक होगा। तो अर्थात M2 वाला ऑप्शन जो है आपका वो एकदम करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दूसरा आपका, दो लेंसों P तथा Q की शक्ति क्रमशः P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है? ना, तो निकट वस्तु को देखना है ना, निकट की वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए जो लेंस ऋणात्मक होगा, हाँ, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी, वो लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो P वाला धनात्मक है, Q वाला ऋणात्मक है, तो फिर Q ऑप्शन अर्थात केवल Q ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से क्या हो जाएगा, एक बार से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए चलते हैं तीसरे विकल्पी क्वेश्चन पर। तीसरा आपका है कि एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण का अनुपात यक्स हो। आपतन कोण और निर्गत कोण का अनुपात क्या हो, यक्स हो। तो जब न्यूनतम का केस आता है, कैसा केस, न्यूनतम विचलन कोण अगर होता है तो उस समय जो x होगा वो 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। x जो है वो 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। और जब अधिकतम होगा तो x जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक, आइए चलते हैं चौथे नंबर पर। कहा है कि विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की धारा, धारा अर्थात आई जो है आपका 0.5 एम्पियर है। और 10 मिनट, मिनट अर्थात समय जो है वो 10 मिनट है, प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की मात्रा अर्थात Q की मात्रा आपको पूछा है। ठीक, तो इसके लिए जो सूत्र सूटेबल है वो सूत्र लग जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 300 कूलम। क्या होगा, 300 कूलम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि विद्युत परिपथ में x1, x2 तथा x3 क्रमशः में धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हों, अर्थात x1 जो है वो धारा को, x1 जो है वो धारा को, x2 जो है वह विभवांतर को और x3 जो है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हों, तो ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार क्या होगा, x3 जो होगा अर्थात जो प्रतिरोध होगा वो धारा गुणे विभवांतर होगा। क्या होगा, धारा और गुणे विभवांतर होगा। तो I गुणे V अर्थात x3 बराबर x1 गुणे x2। ऑप्शन नंबर 3 इसका फिर से करेक्ट है। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपका है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड होता है, उदासीन तार का कलर कोड होता है। तो कौन सा होता है, काला होता है। काला वाला जो तार होता है वो उदासीन होता है। आइए 7 नंबर पर चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र B, ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका B,
चित्रानुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ऊर्ध्वाधर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, तो ये इसके लंबवत नीचे की तरफ क्षैतिज दिशा में है, प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। तो किसके, कागज के तल पर है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या होगा बल, तो ऊपर होगा। क्या होगा, ऊपर। तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कहाँ होगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से एक बार करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 8 पर। 8 आपका दिया है कि ये क्या है, उपभाग 2 है, खंड आ, केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब शुरू है आपके पास ना। तो 7 नंबर का फिजिक्स था, अब 7 केमिस्ट्री देखते हैं कितने नंबर का है। का है ZnO+C एरो Zn+CO में कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया की, विस्थापन अपक्रिया की, अपघटन अपक्रिया की, संयोजन अपक्रिया। देखो संयोजन अपक्रिया मैंने परिभाषा क्या बताया, संयोजन अपक्रिया की परिभाषा होती है कि जब 2 या 2 से अधिक मिलकर एक एरो के बाद एक ही चीज का निर्माण करें तो उसे संयोजन कहते हैं। और अपघटन अर्थात वियोजन किसे कहते हैं, जब कोई एक पदार्थ हो उसे तोड़कर कई अधिक पदार्थ बन जाएं तो उसे अपघटन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, जहां पर एक दूसरे को मारकर भगा के उसके स्थान पर वो आ जाए उसे विस्थापन कहते हैं। और रेडॉक्स किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का योग हो। खैर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए जिंक में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, जिंक में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब कम हो रहा है। तो जिंक में से ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अपचयन अपक्रिया, जिंक ऑक्साइड से जिंक में क्या है, अपचयन अपक्रिया है, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन अपक्रिया है। तो इसलिए यह रेडॉक्स अपक्रिया सूटेबल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए 9 पर चलते हैं। NaH2PO4 एक उदाहरण है, एक साधारण लवण का, एक अम्लीय लवण का, एक क्षारीय लवण का, एक मिश्रित लवण का। तो जहाँ पर आपको अम्ल, क्षार और लवण के परिभाषा में बताया जाता है कि जहाँ पर H+ आयन हो उसे अम्ल कहते हैं और जहाँ पर OH आयन हो उसे क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर H+ आयन है, अर्थात यह एक अम्लीय लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अम्लीय लवण का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, इनमें से कौन सा है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो Al2O3 जो है ये अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। Al2O3 जो है वो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्यूटेनॉन 2 का संरचना सूत्र क्या होगा। ब्यूटेनॉन 2 का संरचना सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो एकदम करेक्ट है। ब्यूटेनॉन 2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला है एसिटिलीन का IUPAC नाम। एसिटिलीन का IUPAC नाम जो होता है वो एथाइन होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहा है, कि एक तत्व X, एक तत्व है जिसका नाम X है, उसका परमाणु क्रमांक जो है वो 20 है ना। एक तत्व है जिसका नाम X है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। तो यह एक धातु है। क्या है, यह एक धातु है और कैल्शियम जो है वो 20 नंबर पे आता है, तो यह एक धातु हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला, मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। मानव हृदय में उल्टी दिशा में
मतलब हृदय जो होता है वो दाया निलय बाया अलिंद ऐसे बना रहता है, 4 रहते हैं ना, दाया निलय दाया अलिंद, फिर बाया निलय बाया अलिंद ऐसे रहते हैं। उसमें क्या होता है, वाल्व लगी रहती है, रक्त को उस पार से इस पार जाने के लिए क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है, जिससे वो शुद्ध रक्त जाने देता है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो इसलिए उल्टी दिशा में अगर रुधिर जा रही होगी तो वो रोकने का काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर वाल्व करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वाल्व। ठीक, आगे चलते हैं 15 नंबर, पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, तो ये कौन करते हैं, हरित लवक करते हैं। कौन करते हैं, हरित लवक जो है वो प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये आ गया आपका बायो वाला पार्ट, 2 क्वेश्चन बायो का हो गया। आगे तीसरा का है कि पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं, पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो 3 कार्बन। कितने कार्बन पाए जाते हैं, 3 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक, अगला आनुवांशिकी के जनक कौन है, आनुवांशिकी, तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1866 ईस्वी में इस आनुवांशिकी की खोज कर दिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है अर्थात जो अपना वातावरण है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा से होता है, अर्थात सूर्य भगवान से ऊर्जा सभी हमारे ही पास आती है। तो इसलिए ये जो है एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह है। क्या है, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं 19 में। क्या कहा है 19 वाले क्वेश्चन में, कहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है वह किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो देखिए, मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय में स्पंदन के लिए भी सही होता है, शरीर का संतुलन भी बनाता है, और उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आज चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर आपका क्या कहा है, मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 ऑप्शनल MCQs क्वेश्चन जो हुए वो समाप्त हुए। आइए चलते हैं आप लॉन्ग वाले में। ये देखिए आपका है क्या, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है कि एक 5.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, क्या है, वस्तु दिया, अर्थात ओ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात यू का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो देखिए आपको सवाल में क्या क्या दिया था। सवाल में ओ का मान दिया है, ओ का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओ का मान कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया, वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर, आर का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। और चूंकि वक्रता त्रिज्या कौन सा ये दर्पण है, वक्रता त्रिज्या आपका है ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस होती है। तो जब वक्रता त्रिज्या दिया रहता है तो इससे अगर f का मान हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, f बराबर 40/2, इससे डिवाइड कर देंगे, -20 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी आपका कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। आगे आपका क्या दिया था, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, अर्थात u का मान आपका कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में u माइनस होता है। खैर कोई भी दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो, उसमें u हमेशा जो होता है माइनस होता है। कोई भी दर्पण हो और कोई भी लेंस हो, उसमें u जो होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब आइए सूत्र प्रयोग करते हैं।
क्या होता है? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। तो 1/f अर्थात -20। तो माइनस ऊपर कर देना, 20 नीचे, बराबर 1/v। v के स्थान पे नहीं पता है, और u के स्थान पे आपको पता है -30। ठीक, आगे क्या करेंगे? -1/20 रिपीट करेंगे, 1/v, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 1/30। ये -1/30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस का और माइनस का 1/20। ठीक, -1/30 ऐसे रहेगा, -1/30 इधर जाएगा तो ठीक, -1/30 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और -1/20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे? त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 20। 30 का इसमें गुणा करेंगे, ये हो गया -30। और इस 30 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। तो 1/v बराबर, ठीक, 1/v बराबर 30 में से 20 घटेगा तो -10 और बटा 600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1/v का मान आ गया माइनस का 1/60। 1/v का मान क्या आ गया? -1/60। इसे पलटेंगे तो v ऊपर जाएगा, इसे भी पलटेंगे तो -60 हो जाएगा। तो -60 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। -60 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? प्रतिबिंब की दूरी। और आपसे पूछा क्या है आगे? फिर आगे पूछा है कि निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक, जब ये आपको दिया है, क्या दिया है आपको? जब यहाँ आपका ओ का मान दिया है, किसका मान दिया है? ओ का। अगर ओ का मान दिया तो मतलब आवर्धन सूत्र आपसे लगाने के लिए बोल रहा है। तो आइए आवर्धन सूत्र लगाते हैं। आवर्धन सूत्र क्या होता है? यम बराबर माइनस का v/u बराबर i/o। क्या होता है आवर्धन सूत्र? माइनस का v/u बराबर i/o। तो v का मान कितना? -60। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 बटा u का मान कितना है आपका? -30 है, तो -30 हो गया, बराबर i का मान आपका कितना है? i का मान निकालना है, बटा o का मान कितना है आपका? 5 है, तो ये 5, ये 0 से ये 0 खत्म, 3 दूनी 6। ठीक, तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 10। और ये किसके बराबर है? i के बराबर है, तो i का मान आपका आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक, i का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या था। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। तो आइए देखते हैं 2 नंबर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना है आपको। क्या बनाना है? तो जानते हैं कि अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक, ये आपका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक, और ये आपकी वस्तु। पहली स्थिति क्या होता है? जब वह वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हैं, प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हैं और ये क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं और यहाँ पर कहीं पर आकर मिलती हैं। तो ये आपका हो गया F। और यहाँ से भी ऐसे प्रकाश किरण जाएगी और जाएगी तो ये कहाँ हो जाएगी? फैल जाएगी और यहाँ से ये कहीं जा मिल के प्रतीत होगी। तो पहला आपका कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कौन सा फोकस? F2 फोकस। ठीक, तो पहला चित्र आपको ऐसे बनाना है। पहला चित्र आपको बनाना है और यहाँ पर होता है 2F2। ठीक,
और यहाँ पर होता है F1 और यहाँ पर होता है EF2। क्लियर। तो पहला चित्र, अब क्या क्या लिखना होगा उसमें, पहला होगा प्रकृति, दूसरा क्या लिखना है आकार, तीसरा क्या लिखना है स्थिति। ठीक, तो स्थिति आपकी कहाँ है, आप कहाँ पर बैठे हैं, तो आप कहेंगे सर F2 पर बैठे हैं, तो F2 हो गया इसकी स्थिति। फिर आकार क्या है, बिंदु आकार का है, बहुत छोटा है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का कैसा है, बिंदु आकार का। फिर प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी ना, प्रकृति कैसी है, पीछे में तो आभासी, ठीक, आभासी है और कैसी है, सीधी है, आभासी है और सीधी। क्लियर। तो इतना पॉइंट लिखना है, पहला हो गया। और चूंकि अवतल लेंस दोनों होता है तो दोनों आपको बनाना है, एक नहीं। फिर ये एक अवतल लेंस मैंने बनाया, तो ये आपका हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया F2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2F1 हो गया। अब जो वस्तु हो गई वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के पहले होगी कहीं, तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, अपना प्रकाश किरण क्या होगी, चलेगी और इधर ये फैल जाएगी। ठीक, प्रकाश किरण चली और फैल गई। उसके बाद दूसरा जो प्रकाश है वो यहाँ से जाएगा, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। ठीक, और ये कहाँ पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहीं पर कहीं आके मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये आपकी वस्तु की लंबाई बन जाएगी ना, ये आपके वस्तु की लंबाई बन जाएगी। क्लियर। और जब बन गई तो अब कैसे बना, प्रकृति आपको बताना है, क्या क्या बताना है, प्रकृति। प्रकृति में आपको क्या बताना है, प्रकृति में आप बोलेंगे आभासी और सीधा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। दूसरा क्या बताना है, आकार। आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फिर स्थिति क्या है, स्थिति में आप लिखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच, प्रकाशिक केंद्र ना, प्रकाशिक केंद्र O तथा F2 के बीच, प्रकाशिक केंद्र O तथा F2 के बीच। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड कहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल, तो लिखेंगे जरा दृष्टि। ठीक, जरा दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक, जरा दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है। और वो कौन कौन से लेंस होते हैं, तो अच्छा बताइए, ये अवतल है, ये कौन सा है, अवतल। दूसरा लेंस होता है उत्तल। ठीक, अवतल और उत्तल। जब द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है तो मतलब अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग होता है। बट जो बड़ा भाई होगा वो ऊपर, जो छोटा भाई वो नीचे। तो अवतल बड़ा भाई है, उत्तल छोटा भाई है, तो ऊपर, ये ऊपर होता है, ये ऊपर की ओर, ठीक, और ये नीचे की ओर, तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक, ऊपर की ओर अवतल लेंस का प्रयोग, नीचे की ओर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तब जाकर जरा दृष्टि दोष व्यक्ति को अच्छे से सभी चीज दिखाई देने लगती है। क्लियर। तो ये आपका हुआ, ये वाला भी खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक 5 ओम प्रतिरोध के ना, तो एक 5 ओम, क्या दिया सवाल में, ओम,
ओम अर्थात प्रतिरोध R, R का मान दिया है 5 ओम, R का मान 5 ओम। प्रति सेकंड, सेकंड अर्थात T, T का मान दिया है 1 जूल। जूल किसका मात्रक होता है? W का। तो जूल कितना दिया? W बराबर 250 जूल। कितना दिया है? कार्य बराबर दिया 250 जूल। आपसे पूछा है प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए प्रवाहित धारा तथा सिरे के बीच विभवांतर। क्या पूछा है? प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर। ठीक, प्रवाहित धारा और सिरों के। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है आई स्क्वायर बराबर, क्या होता है? आई स्क्वायर बराबर पी बटा आर। आई स्क्वायर बराबर पी बटा आर। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में पी बटा आर। ठीक, पी मतलब पावर, जब पावर होगी तभी आप कार्य करेंगे, तो इसलिए डब्ल्यू का मान वो पी का मान कितना है? 250 दिया है। तो आई बराबर पी का मान 250 क्या वाट बटा आर का मान आपका क्या दिया है? 5 ओम। इससे हम काटेंगे, कितना आ जाएगा? आई बराबर आ जाएगा 5 पचे 25, 50 कितना आ जाएगा? 50 एम्पियर। और जब इसका हम करड़ी में मान निकालेंगे तो करड़ी में आई बराबर इसका लगभग मान आएगा 7.07 एम्पियर। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ना। आइए चलते हैं इसके अगले सब क्वेश्चन पर जो आपके पेपर में पूछा है। ठीक, आइए देखते हैं अगला आपको क्या दिया है? दिया है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संबंध ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसे। तो दिया है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक ना, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पूछा है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। ठीक, अब आगे आपसे और कुछ कहा है इसमें, क्या है कि दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ना। तो दोनों के बीच संबंध, ठीक, दोनों के बीच संबंध। तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा? देखिए, देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। और जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा 1 किलोवाट घंटा। क्या निकल के आएगा? 1 किलोवाट घंटा। तो 36 का गुणा इसमें करेंगे तो हो गया 36, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 जीरो हो गया। तो वाट सेकंड क्या आ गया? वाट और सेकंड आ गया। ठीक, अब लिखेंगे क्या कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600, ठीक, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 क्या? जूल ना, क्योंकि 1 वाट सेकंड जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक,
कारण लिख देंगे कि 1 वाट जो होता है 1 वाट सेकंड जो होता है वो 1 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। और जब बराबर होता है तो इसलिए हम लिख लिए 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 36 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 36 लाख जूल। तो इसलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर 6 जूल। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध हो गया दोनों में, क्या हो गया आपका, दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था। दूसरा क्वेश्चन था इसका 2 नंबर का, एक अनंत लंबाई, ठीक, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसे लिखेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, मैं आपको बोल देता हूँ और आप सुनकर इसे नोट कर लीजिएगा। उत्तर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक, क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। दूसरा क्या लिखना है, हेडिंग डालना है दूसरे में कि चालक से दूरी, क्या हेडिंग डाला है, चालक से दूरी। उसमें आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तीसरा हेडिंग फिर डालना है आपको, क्या, दिशा ज्ञात करने के लिए नियम ना, हमसे आपको क्या पूछा है, कौन सा नियम प्रयुक्त होगा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो आपको इतना लिखना है, उसके बाद आपको पूरा आंसर क्या करना है, ले लेना है। ठीक, पूरा नंबर आपको क्या करना है, ले लेना है, इतना लिख के बात खत्म। आगे चलते हैं, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि एक 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ठीक, वस्तु के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रकाशिक केंद्र से दूरी है अर्थात यू का मान है आपका 15 सेंटीमीटर। फिर वस्तु के प्रतिबिंब के लिए ज्ञात कीजिए प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन। तो सब आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इससे पहले हम क्या निकालते हैं, फोकस का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, फोकस दूरी का मान निकालते हैं। तो फोकस लेंस की क्षमता आपको दिया 10 डायोप्टर, लेंस की क्षमता क्या दिया, 10 डायोप्टर। तो आइए इसे सेंटीमीटर में निकालते हैं, क्योंकि आपकी सभी चीज़ सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल, क्या दिया है, क्षमता ना, क्या दिया है, 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है ना। तो आपको दिया है क्या, P का मान 10 दिया है। P का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये हो गया 10 डायोप्टर। ठीक, 10 डायोप्टर आपको दिया है। अब इसके माध्यम से लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर लेंस की क्षमता P बराबर 100/F, क्या होता है, सेंटीमीटर में जब निकालना रहता है क्या होता है, P बराबर 100/F। तो P का मान आपको कितना दिया, 10 दिया है। P का मान कितना दिया आपको, 10 दिया है, और 100/F इतना आया। देखिए, जब बराबर के दोनों साइड हों और ऊपर से अगर कट रहे हो बराबर में, या नीचे से कट रहे हो बराबर में, तो काट दिया जाता है। तो 10 से इसे काटेंगे, 10 10 में 100। F का इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर 1 हो गया। तो F बराबर आपका हो गया प्लस का 10। F बराबर कितना होगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। F का मान हो गया,
यू का मान दिया है आपको, यू का मान दिया है कि 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और यू हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो यू का मान -15, एफ का मान 10। तो उसकी मदद से हम लेंस सूत्र निकाल के लगा लेंगे। तो ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अगर फोकस दूरी प्लस है तो कौन सा लेंस? यह एक उत्तल लेंस है। देखिए भाई, हम बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बताए थे लेंस के सूत्र में माइनस होता है। f के स्थान पर 10 है तो 1/10, v के स्थान पर निकालना है, और u का स्थान पर -15, तो माइनस माइनस का +15। ठीक, ये +1/15 उधर जाएगा, -1/15 हो जाएगा ना। तो 1/v बराबर हो गया 1/10 माइनस 1/15, माइनस हो गया। इस 15 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/v बराबर 1/15 माइनस 10 और बटा 15 दहा में 150। ठीक, तो 1/v बराबर कितना हो गया? 5/150। इसे सिंपल करेंगे तो 1/v का मान कितना आ जाएगा? 5 × 5 5 × 15 30, और जब पलट देंगे तो v का मान कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो v का मान आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया था? आप कहेंगे सर वस्तु की लंबाई दी थी, तो वस्तु की लंबाई जो दी थी उसकी मदद से अब आगे हल करते हैं फिर। तो क्या था? वस्तु की लंबाई आपको दी थी कितने? वस्तु की लंबाई तो वस्तु की लंबाई दी थी O बराबर 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। तो आवर्धन सूत्र लगेगा, क्योंकि आवर्धन आपसे पूछा है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है? लेंस में v/u बराबर होता है I/O के। तो v के स्थान पर आपका कितना निकला? v के स्थान पर 30, तो यहाँ पर 30 हो गया। u का स्थान पर -15, I के स्थान पे हमें निकालना है, और O का मान आपको दिया है 2.5। क्लियर? ये 15 से ये खत्म, 2 आ गए। अब 25 दूना 50, तो I बराबर कितना आ गया? 50। लेकिन 50 कैसा आया? पॉइंट में, तो 0.5.0, और ये ऋणात्मक है तो माइनस का, तो I बराबर आ गया -5.0 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया। और ये कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा। कैसे बनेगा? उल्टा। अब इसका प्रकृति क्या होगा? हमसे पूछा था प्रकृति, तो प्रकृति लिख देंगे क्या? वास्तविक और उल्टा। क्या? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। दूसरा क्या पूछा था? आकार। आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा। वस्तु से। तीसरा क्या पूछा? स्थिति पूछा था। स्थिति। स्थिति आपका क्या होगा? स्थिति आपका होगा क्या? लेंस से दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस से दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, तो ये आपका पेपर में आया था 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का आया था। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों के महत्व क्या होते हैं? फ्यूज तार तथा भूसंपर्क तार। क्या? फ्यूज तार तथा भूसंपर्क तार। आइए देखते हैं इसे। तो ये है अगले क्वेश्चन का आंसर। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त युक्तियों के महत्व। फ्यूज तार क्या है? फ्यूज तार का महत्व विद्युत परिपथों और उपकरणों को अति प्रवाह और लघुपतन से बचाना है। पहला पॉइंट, यह तार का एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरणों को संभावित क्षति से बचाता है। दूसरा है, यह आग लगने जैसी दुर्घटनाओं से भी बचाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है भूसंपर्क तार। ये क्या है? यह धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत धारा के किसी भी क्षरण होने पर धारा को भूमि में प्रवाहित करने के लिए एक कम प्रतिरोध
पथ प्रदान करता है। ठीक। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण का धात्विक आवरण भूमि के विभव के बराबर हो जाए, जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहता है। ठीक। तो ये आप लिख देंगे, आपको इससे कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर का आया है आपके पेपर में? 2 नंबर, वो भी अथवा में करके आया है। तो आप चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, तो मैं ये भी वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक। ये है अथवा वाला क्वेश्चन का एक घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य। ठीक। तो ये है पहला, लाल रंग उसमें दिया, तो लाल रंग क्या कहे कि यह तार मुख्य आपूर्ति से विद्युत धारा से ले जाता है। यह उच्च विभव पर होता है और उपकरण के संचालन के लिए आवश्यक धारा प्रदान करता है। ठीक। अगला है काला रंग। यह तार विद्युत परिपथ को पूरा करता है और धारा को वापस स्रोत तक ले जाता है। यह आमतौर पर शून्य विभव पर होता है। ठीक। अगला है हरा रंग। हरा रंग क्या है? यह सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह तार उपकरण के धातु के बाहर आवरण को जमीन से जोड़ता है। यदि उपकरण में कोई खराबी या रिसाव होता है तो अतिरिक्त धारा इस तार के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमीन में चली जाती है, जिससे उपयोगकर्ता को बिजली का झटका लगने से बचाया जा सकता है। ठीक। ये आपका है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, ये चौथा वाला क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स का है, 4 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपको ये दोनों नहीं करना है। अगर आप ये दोनों करते हैं तो ये दोनों आपको नहीं करना है। तो इसलिए आप यही कर लीजिएगा ना। और अथवा वाले मैंने ये बताया है और ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए मैं इसे बाद में बताऊंगा। ठीक। तो इसलिए आप ये दोनों कर लीजिएगा, आपके लिए तो हो गया है 6 नंबर। आप ये नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 नंबर तो आपको मिल रहा है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया खंड ब उपभाग 2 ना। क्वेश्चन नंबर उपभाग 2 तो दिया क्या है आपको? समीकरण बनाने के लिए ना दिया CH3COOH। तो आइए इसे हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। पहला आपका है, अब क्रियाओं की पूर्ति कीजिए। CH3COOH। तो आइए इसे पूरा करते हैं। पहला समीकरण आपका क्या है? पहला है CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कहा है कि A प्लस B प्लस C के स्थान पर क्या होगा? A प्लस B प्लस C के स्थान पर क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होता है A प्लस B प्लस C के स्थान पे। ये पेन कहाँ गए? चलिए छोड़िए, देखते हैं। A के स्थान पे जो है ये आपकी पूर्ति होगी CH3COOH प्लस NaHCO3 एरो। इसके स्थान पर होगा CH3COONA। ठीक। प्लस H2O, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर। तो ये आपकी पहली समीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। पहला समीकरण क्या हुआ? A के स्थान पे ये, B के स्थान पे ये, C के स्थान पे ये। कंप्लीट। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है? CH3CH2OH और प्लस दिया है H2SO4। तो इसे करने पर क्या बनेगा? तो कंप्लीट हो जाएगा C2H4 प्लस H2O, अर्थात ये आपका हो गया A वाला, ये आपका हो गया B वाला। तो ये आपका A और B के स्थान पे आएगा। ठीक। 4 नंबर का है। आइए देखते हैं अगला। तीसरा आपका दिया है क्या? तीसरा दिया PbNO3 का होल ट्वाइस। तीसरा आपका क्या दिया है?
PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, नहीं दिया प्लस, तो एरो A प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, गर्म करने पर इसे क्या बनेगा, यही आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये बनेगा लेड ऑक्साइड, तो Pb क्या बनेगा, PbO यहाँ पर 2 संतुलित करने के लिए प्लस 4NO2 और प्लस O2, अर्थात A के स्थान पे ये, B के स्थान पे ये, C के स्थान पे ये, ठीक। और यहाँ एरो लगाकर PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गर्म करने पर ये आपका बन जाएगा PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। क्लियर। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर क्या कहा है। चौथा आपको दिया है कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे प्लस CO2 एरो A प्लस बी। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं CaOH लिख सकते हैं, ठीक, प्लस CO2, ये गया A प्लस बी हो गया। अब इसे तोड़ेंगे तो CaCO3, देखिए CaCO3 ये बनेगा, तो CaOH प्लस CO2 को तोड़ने पर CaCO3, देखिए ये CaO ये हो गया ना, और O2 इधर है, तो 2 O2 इसका या दोनों O इसका और एक O इसका, तो हो गया CaCO3 और ये वाला C इतना बाहर निकला। तो बचा क्या है आपका H, क्या बचा है H एक है तो प्लस एक H, और O कितना है 2 है तो हो गया O, और यहाँ पर 2। चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है, तो ये आपका हो गया A के स्थान पे, ये आपका हो गया B के स्थान पे। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको 4 नंबर मिल गए पेपर में, ठीक, सबसे सिंपल। आगे चलते हैं। दिया है विरंजक चूड़ के, क्या दिया है, विरंजक चूड़ के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। विरंजक चूड़ के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो यही आपको देना है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणसूत्र, क्या अणसूत्र CaOCl2 है। बनाने की विधि में क्या, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2O। हमसे क्या प्रश्न कहा था, हमसे प्रश्न कहा था कि विरंजक चूड़ के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बस 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लिए हो गया। इतना आप लिखेंगे, उसके बाद ये आप इसका समीकरण दे देंगे तो विरंजक चूड़ कंप्लीट। क्लियर। विरंजक चूड़ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही आपको देना था। आगे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए एवं 2 उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं उसका 2 उपयोग। तो आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। तो ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख रहे होंगे प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे आप देखिए अच्छे से कैसे लिखना है। लिखना है जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो बनाने की विधि 2CaSO4.2H2O एरो 120 से 130 डिग्री सेल्सियस। तो कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर 2 लग गया तो डाई H2O प्लस 3H2O। तो ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, हमसे क्या पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया।
इसी का सूत्र आपको बताना था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र किसका बताना। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है। और उसका कहा है कि 2 उपयोग, कितना उपयोग, 2 उपयोग। तो देखिए उपयोग दिया है, उपयोग शल्य चिकित्सक में प्लास्टर करने में, ठीक। दूसरा है साँचे और मॉडल बनाने में। फिर एक उपयोग और याद कर लीजिए, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, या आपके घरों में जो पुट्टियाँ होती हैं उसमें होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक। तो आपको इतना लिखना है और आराम से कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 2 नंबर आपको ले लेना है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपको दिया है कि नीचे लिखी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक। तो आइए संतुलित करते हैं इसे, रासायनिक समीकरण को। दिया NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक। ये आपको दिया है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो इसे संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ पर कितना लगा दें, 2, तो देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ 2 लगा दे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, फिर 2 ऑक्सीजन इधर और 4 2 6 ऑक्सीजन इधर और 2 और 6 ऑक्सीजन इधर, सल्फर 1 सोडियम 2, तो क्लियर हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। और दूसरा वाला दिया है, इससे 1 नंबर आपको मिलेगा। दूसरा आपको दिया है संतुलित करने के लिए, दूसरा क्या दिया है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक। तो ये आपको दिया है, क्या दिया है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पर अगर फिर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। तो क्लियर, आपको ये 1 नंबर फिर मिल गया। तो 2 नंबर ये आपका कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं 7वें का बी वाला खंड, ए वाला खंड कंप्लीट हुआ। क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए और इसके 2 उपयोग बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए और इसके 2 उपयोग बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप समझा देंगे और इसका 2 उपयोग लिख देंगे, ठीक। आपका है विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए और इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी तो आपको आता ही है, ठीक। अब आगे क्या है देखते हैं, नहीं तो अभी हम देखते हैं फिर बताते हैं। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो ये आपका है बच्चों साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं क्या है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक। और यही आपको सूत्र लिख देना है पूरा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, आपको साबुनीकरण इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें जो है चाहे आप ये दोनों क्वेश्चन कीजिए ना, 7वें के बी वाले में चाहे ये दोनों क्वेश्चन आप करके कितना नंबर लेंगे, 4 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर ये 2 नंबर, ठीक। और ये जो हमने अभी आपको बताया था ये वाला संतुलित, ये वाला 2 नंबर, तो 4 और 2 6। तो चाहे इसे आप करके 6 नंबर प्राप्त कीजिए, चाहे इन चारों को करके और ये 1-2 नंबर का करके 6 नंबर प्राप्त कीजिए, ठीक। अथवा वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका नाम देखिए, जहाँ CH
ओ जुड़ा रहता है, वहाँ पर अल लगता है। क्या लगता है? अल। तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनल, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल ना, ठीक, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। और जहाँ पर COOH लगा रहता है वहाँ पर जुड़ता है ओइक। क्या जुड़ता है? ओइक। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनोइक। क्या हो गया? प्रोपेनोइक। क्या हो गया? प्रोपेनोइक। ये प्रोपेनल, नल क्या हुआ? नल। और ये प्रोपेनोइक, इक। और ये देखिए जहाँ पर OH जुड़ा रहता है, केवल OH, क्या रहता है? OH, उसे कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल। क्या होता है? प्रोपेनॉल। लेकिन कितने स्थान पर है ये? तो दूसरे स्थान पर, एक कार्बन दो कार्बन, दूसरे स्थान पर। तो बोलेंगे प्रोपेनॉल डैश 2, प्रोपेनॉल डैश 2। फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कितने कार्बन? 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड जहां आ गया उसका नाम हो जाता है आइन, तो हो गया ब्यूटी, ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उदासीनीकरण अपक्रिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी अम्ल को, वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। क्या? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर बना देते हैं लवण तथा जल। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल मैंने ले लिया क्या? HCl ले लिया, और क्षार ले लिया NaOH। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अम्ल ले लिया HCl और क्षार ले लिए NaOH, तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। तो जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और लवण, तो जब यहाँ देखिए H ये निकल गया, O निकल गया, दोनों O निकल गया, तो बचा क्या? Na और Cl, तो हो गया NaCl। देखिए H 2 था तो 2 निकल गया, H2O निकल गया, तो बचा क्या? Na और Cl, तो NaCl। ये लवण हो गया, ये जल हो गया। तो यही आपका 2 नंबर इस पर मिल जाएगा, और 2 नंबर 4 नंबर और UPSC नाम पर मिल जाएगा। तो 4 2 6 नंबर कंप्लीट। अब आइए चलते हैं बायो की तरफ। बायो में पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, इसकी रासायनिक समीकरण को दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण से पहले हम वो प्रश्न देख लेते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है। क्या है? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों का क्या कार्य है ना, 2 नंबर। तो आइए देखते हैं। ये है मानव में वहन तंत्र के घटक व निम्न कार्य इस प्रकार है। पहला रुधिर, तो आप देख लीजिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उतार लीजिए ना। ठीक, 2 लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको 4 इसमें दिया है, तो इसमें से मैं दिखा दे रहा हूँ, जो आपको छोटा लगेगा वही दोनों लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका है तीसरा हृदय, और चौथा है लसिका। ठीक, इतना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो आपको इसमें से कोई 2 लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले। ये अगला है प्रकाश संश्लेषण वाला। तो प्रकाश संश्लेषण ये है, तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण ये आपको लिखना है। नहीं तो आप क्लास 6, 7, 8 में प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तो वो लिख देना, और उसके बाद ये रासायनिक समीकरण देना है। 6CO2 + 12H2O एरो 6CH12O6 + 6O2 + 6H2O। इतना लिख के आपको 2 नंबर ले लेना है। तो आइए चलते हैं अगले पर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का क्या बनाना है? नामांकित चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र क्या करना है? ऐसे पहले करना है, 2 बार कर लिए। उसके बाद ऐसे थोड़ा निकालना है, इसको ऐसे थोड़ा निकालना है, हो गया। फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना है, आया इतना। फिर ऐसे करके
ऐसे करके फिर ऐसे कर देना है, हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परागकण आ जाएगा, तो ये हो गया परागकण। क्या हो गया, परागकण। ये आपका क्या होता है, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। ये नागिन जैसी जो है इसे क्या कहेंगे, वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका। ये आपका जो फूला हुआ भाग है इसे क्या कहेंगे, अंडाशय। क्या कहेंगे, अंडाशय। ठीक। अब यहाँ से एक नली ऐसे निकली रहेगी, ये ऐसे जाती है और ये थोड़ी विकसित रहती है। ठीक। अब ये जो है यहाँ पर बीजांड होंगे। क्या होंगे, बीजांड। ठीक, ये बीजांड हो गया। ये क्या हो गया, पराग नली। पराग नली हो गया। ठीक, पराग नली हो गया। तो बस इतना ही आप बना देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये हो गया पुष्प के अनुदात कांड का नामांकित चित्र। नामांकित बन गया, नामांकित हो गया। ठीक। ये परागकण क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु। नर में शुक्राणु, ये नर का भाग होता है। ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो आइए देखते हैं। यह है अगला वाला। देखिए, पारतंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, चाहे उसे अपघट कहें, अपघटक कहें, चाहे अपमार्जक कहें। ठीक। तो यही आपको लिखना है। अपघटक विशेष प्रकार के उपभोक्ता हैं। ये मृत पादपों और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को मुक्त करते हैं। वे इन पदार्थों को पादपों द्वारा पुनः उपयोग करने के लिए मिट्टी, जल और वायु मुक्त करते हैं। इस प्रकार के पर्यावरण में पोषक तत्वों को पुनस्करण तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। तो इतना आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, उत्पादक तथा उपभोक्ता को कहा है समझाने के लिए। तो उत्पादक में क्या आप लिखेंगे, उत्पादक में लिखेंगे कि उत्पादक वे जैविक घटक हैं जो सरल अकार्बनिक यौगिकों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये उत्पादक में लिख देंगे, 1 नंबर इससे मिलेगा। और उसके बाद क्या कहा है आपको, या तो उसे छोड़िए, ये देखिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है ना। हरे पौधे पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा इन्हें उत्पादक कहते हैं। तो ये उत्पादक है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं तो उत्पादक। फिर संसार के सभी जंतु जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक। और उपभोक्ता 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में शाकाहारी, द्वितीयक में मांसाहारी, तृतीयक में मांसाहारी। ठीक। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है प्रभाविता का नियम। जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रभाविता का नियम। तो ये आपको ऐसे लिखना है, देखिए। ठीक। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक। तो ये हो गया प्रभाविता का नियम। आगे देखते हैं। अगला है मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उनमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। तो ये आप चित्र बनाकर केवल उसका नामांकन करना है। ठीक। बनाइए और उनमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। नामांकन करके आपको 6 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो चाहे आप वर्णन कर दीजिए, उससे आपको नंबर मिल जाएगा पूरा, चाहे आप क्या कर दीजिए, उसका चित्र बना दीजिए। ये आप ऐसा चित्र बना दीजिएगा और यही नामांकन कर दीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। केवल चित्र बनाकर इतना 4 लाइन लिख के आपको नंबर ले लेना है, तो आप क्यों इसको लिखेंगे अनायास। ठीक। इसका आप चित्र बनाकर नामांकन करके नंबर ले लीजिए, 6 नंबर हो गया। ठीक। इस प्रकार से आपका पूरा विज्ञान सेट 824 BAR क्या हो गया, समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, बताएंगे कि यह सेट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।